हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के आज इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मास डिफेक्ट के साथ। फ्रेंड, जो किसी भी एटम में न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये। हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रॉक्सीमेटली मास इक्वल ही माना जाता है या होता भी है। तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास किसी न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन है, मतलब 5 न्यूट्रॉन है, ऐसे इसको 5 कंसिडर कर लीजिए। और मान लीजिए 4 क्या है, प्रोटॉन है। और अभी ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान लीजिए न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस से बाहर है। तो जब हम इसको वेट करेंगे तो इसका मास कितना आएगा, 9 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास आएगा। इसका मास नंबर 9 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। पर जब ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मान लीजिए इस न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो इसका मास कितना होना चाहिए, 9 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब इसको देखा गया, इसको ऑब्जर्व करा गया, वेट करा गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने ये पाया कि इस न्यूक्लियस के अंदर 9 न्यूक्लियोइड्स हैं, मतलब 9 न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। फिर भी इसका मास 9 AAU मतलब 9 AMU नहीं आ रहा है, इससे कुछ कम आ रहा है। ऐसा इसलिए आता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए फॉर्मूला होता है E = mc²। E एनर्जी होती है, m मास होती है, c क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो जो मास में, यही मास में कमी आई है। यहाँ पे आ रहा था 9 यूनिट और मान लीजिए यहाँ पे आया 8.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो जो 0.5 का यहाँ पे डिफरेंस आया, इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों होता है। तो मान लीजिए 9 क्या थे, 9 यहाँ पे पार्टिकल्स थे, 9 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलाकर थे। और इसके एनर्जी में कितने की कमी आ रही है, मतलब इसके मास में डिफेक्ट कितने का आ रहा है, तो 0.5 का। तो हम पर न्यूक्लियंस पे चाहे निकलना तो क्या कर देंगे, 9 से 0.5 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस। ये तो थोड़ी सी थी इसकी थ्योरी। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसे लिखना कैसा है। Mass defect: the difference between the mass of a nucleus and total mass of its constituent particles is known as mass defect, जिसे हम डेल्टा m से डिनोट करते हैं। वही बात है कि जितने उसके डिफरेंस आ रहा है न्यूक्लियस में, उसके मास ऑफ न्यूक्लियस में और उसके टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे मिलकर बना था, उस दोनों के मास में जितने की कमी आ रही थी उसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी इसके मास में इतने का डिफेक्ट आ गया है, इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, ऐसा ही सिंपल सी बात है कि ZMP जो Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को, और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ZMP रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन को प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो A माइनस एटॉमिक मास होता है। A में से अगर हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक मास मिल जाएगा, यानी मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो एटॉमिक मास होगा उसमें से घटा देंगे जितना हमारे न्यूक्लियस का मास आ रहा है। M रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के मास को, यानी रियल न्यूक्लियर मास को। वही दे रखा है कि डेल्टा M यानी मास डिफेक्ट इज इक्वल टू अपेरेंट न्यूक्लियस मास माइनस रियल न्यूक्लियस मास या फिर न्यूक्लियर मास। इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जनरली फ्रेंड्स मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाई मास नंबर, यानी जितने मास डिफेक्ट हैं, वही जो हमने कहा कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस को ही पैकिंग फ्रैक्शन कहता है। यानी मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जितने हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा M अपॉन A को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज़ मास डिफेक्ट पर एलिमेंट्री पार्टिकल इन द न्यूक्लियस को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं।
जनरली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैकिंग फ्रैक्शन किसी न्यूक्लियस की जितना अधिक होगी उतना ही वह न्यूक्लियस स्टेबल होगा। इस बात को अभी हम देखेंगे कि उसकी पैकिंग फ्रैक्शन जितना अधिक होगी वो उतना स्टेबल कैसे होगा। यानी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या? उसके अंदर मास डिफेक्ट ज़्यादा है, तभी तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन अधिक आ रही है। अगर उसका मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। फ्रेंड्स, जो हमने मास डिफेक्ट देखा, आखिर मास में जो डिफेक्ट आ रहा है वो मास हमारे नेचर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है। तो आखिर जितनी मास थी उसके पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, वो मास आखिर कहाँ गई? ये क्वेश्चन एक आता है कि वो मास कहाँ गई, क्योंकि यहाँ पे 9 हमारे पास न्यूक्लियॉन्स थे और हमारे पास इसका मास कितना आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर 8.5। तो जो 0.5 था मास, ये आखिर कहाँ गया? तो ये मास किस में कन्वर्ट हो गया? ये मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू MC² के फॉर्मूले से। और जितनी एनर्जी की यानी जितने मास की कमी आई वो मास किस में? मान लीजिए यहाँ पे 9 क्या था? 9 यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का सम था, यानी न्यूक्लियॉन्स थे यहाँ पे 9। ये जब ये फॉर्मेशन की एक न्यूक्लियस का, तो ये अब कुछ फॉर्मेशन के समय एनर्जी यहाँ से लिबरेट हुई। मतलब जब 9 न्यूक्लियॉन्स आपस में अटैच हुए, मतलब या फिर न्यूक्लियस के अंदर पैक हुए, तो इसके अंदर से कुछ न कुछ एनर्जी बाहर निकली। तो न्यूक्लियर फॉर्मेशन के वक्त जब एनर्जी लिबरेट हुई, मान लीजिए एनर्जी इसमें से कुछ कम हो गई, तो इसका क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही स्टेबल होता है। तो जब इसके पास 9 एटॉमिक मास यूनिट था मास, तो ये न्यूक्लियस अलग अलग, मतलब न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग थे। पर जब ये आपस में मिले तो इनमें से 0.5 का मास डिफेक्ट आ गया। अगर इस मास डिफेक्ट को, अगर ये मास डिफेक्ट किसके फॉर्म में निकला? एनर्जी के फॉर्म में निकला, E इज इक्वल टू MC² के फॉर्मूले से। अगर फिर हम इसे इतना एनर्जी प्रोवाइड करा दें इस न्यूक्लियस को, फिर इतना अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करा दे, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इस न्यूक्लियस की और इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। और उस समय क्या हो जाएगा? जब इसको हम फिर 0.5 यानी मास प्रोवाइड करा दें या फिर इसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें इसकी इक्विवेलेंट C² के मल्टीपल में, तो क्या होगा? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसके सारे जितने न्यूक्लियॉन्स थे ये बाहर निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हमारे पास आ गया कि बाइंडिंग एनर्जी इज मल्टीपल ऑफ C², यानी मतलब मल्टीपल ऑफ मास डिफेक्ट इंटू C²। तो हम क्या इसे कैसे लिख सकते हैं कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या होती है? वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो इतनी ही एनर्जी होती है जितनी एनर्जी में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाए? किसी न्यूक्लियस से ब्रेक होकर अलग अलग हो जाएं। फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जितनी अधिक होगी उतनी ही न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी पैकिंग फ्रैक्शन जितना अधिक होगी, मास डिफेक्ट कम होगा, उसकी एनर्जी वो उतना ही अधिक पहले एनर्जी लिबरेट कर चुका होगा, फिर उस जितना एनर्जी लिबरेट किया है उतना ही एनर्जी उसको हम दे देंगे, तो वो अपने न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकाल देगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट दिया है द बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। यानी यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा गया है। मतलब क्या है? अगर हम C² से मल्टीप्लाई कर दें मास डिफेक्ट में, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये बाइंडिंग एनर्जी के। वी नो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। हेंस डिक्रीज इन मास और मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाई C²। मतलब जितना मास में कमी आई है, डिक्रीज इन मास और मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाई C² गिव्स द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। जितना हमारे पास M में यानी मास डिफेक्ट में C² से मल्टीप्लाई करने पर एनर्जी आती है, वही हमारी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। क्योंकि आइंस्टीन इक्वेशन से हमें पता है कि अगर कोई मास M है तो उसके पास एनर्जी कितनी है? रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है? M इंटू C²। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, इज इक्वल टू MC²। यानी जितनी वो मास में डिफेक्ट आ रही थी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। सिंपल सी बात वही है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा M यानी मास डिफेक्ट इंटू C², यानी यही हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी। मतलब डेल्टा M इंटू C²। और हम बाइंडिंग एनर्जी को इस टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा M को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू C²। जो ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे मास में कमी आ रही है और इंटू C² मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यही है बाइंडिंग एनर्जी। फ्रेंड्स, अब हम ग्राफ से देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है किसी न्यूक्लियस पे या फिर कैसे वेरी करता है। फ्रेंड्स, हमारे इस बुक में ग्राफ दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी का। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है या फिर बाइंडिंग एनर्जी
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए सिंपली हम जो बाइंडिंग एनर्जी उसमें न्यूक्लियॉन्स की नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। ये उसी के टर्म में दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के टर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम किसकी है, हाइड्रोजन की कम है। ऐसे ही यहाँ पे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इधर एटॉमिक मास बढ़ रहा है और इधर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जितने भी हैं यहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, बहुत कम है, 0 से थोड़ा सा अधिक है। और यहाँ पे बुक में एक्चुअली दिया है कितना है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है इस हाइड्रोजन की, और इतना ही है हीलियम की। यानी जो नीचे वाले मतलब शुरुआत वाले एटम्स है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। और यहाँ पे दिया है फिर आपका लिथियम है, ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और ये कहाँ तक ऐसे इंक्रीज और घट बढ़ रहा है, तो यहाँ तक ऑक्सीजन पे जाके आपका थोड़ा यहाँ से स्टेबल हो, मतलब यहाँ पे बढ़ा है, और नहीं तो यहाँ पे कम अधिक हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो इनिशियल वाले एटम्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, मतलब ये है कि इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ये रेडियो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी ये स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल कब होंगे, जब अपने अंदर से एनर्जी को लिबरेट कर देंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। तो सिंपली सी बात यही है कि जो छोटे नंबर वाले एटम्स होते हैं वो एनर्जी लिबरेट करके खुद को स्टेबल बनाते हैं। और फिर आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आप 20 से ऊपर जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रहा है, 21 24 तक, यहाँ पे 24 होगा कहीं, यहाँ 24 से बढ़ना शुरू कर दिया। और कहाँ पर जाके मैक्सिमिक मास के टर्म एक्चुअल दिया है, एटॉमिक मास 56 पे जाके क्या हो गया, ये 56 पे जाके आपका ज़्यादा सबसे हाईएस्ट पीक यहीं पे मिल रहा है 56 पे। तो आयरन सबसे स्टेबल का एटम माना जाता है, आयरन का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल होता है। और यहाँ पे अब 56 के बाद फिर धीरे धीरे ये क्या डिक्रीज होना शुरू हो गया, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, कहाँ तक 238 यानी यूरेनियम तक ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आयरन है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, और छोटे छोटे जितने भी एटम्स हैं, अगर खुद को कंबाइन कर लें तो इनकी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एटॉमिक मास भी बड़ी हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे, एनर्जी लिबरेट करके स्टेबल हो जाएंगे। और यही कारण है कि हाइड्रोजन और हीलियम किस में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होके, यानी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं अपने अंदर से, एनर्जी, और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर बड़े होकर एनर्जी लिबरेट करके स्टेबल बना लेते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में।